नमस्कार, मैं नूजल चौहान। आपका स्वागत है विश्लेषण में। आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं नेपाल के उन हालिया घटनाओं की जो एक सादे से इंटरनेट नियम से शुरू होकर देश को सबसे बुरी राजनीतिक उथल-पुथल की कगार पर ले आईं। इस कार्यक्रम में हम घटनाक्रम बताएंगे, कारणों की तह तक जाएंगे और समझेंगे क्या इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ है, साथ ही भारत को क्या सावधानी रखनी चाहिए। कहानी कुछ यूं शुरू हुई। सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पंजीकरण और स्थानिक लियाइजन की शर्त लगाई। इसके परिणाम स्वरूप 26 प्रमुख ऐप्स तक पर रोक बंद करने के आदेश जारी किए गए, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब प्रमुख थे। इसी पर भारी युवा आधारित मोबाइल प्रतिक्रिया ने सड़क पर उतरना शुरू किया। कुछ ही दिनों में प्रदर्शन हिंसक हो गए। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ें हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर चोटें और जानहानियां हुई। आधिकारिक गणना के मुताबिक कम से कम 19 लोग मारे गए। वही सरकार बाद में उस सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस ले गई, पर तब तक व्यापक अराजकता फैल चुकी थी। काठमांडू सहित कई स्थानों पर कर्फ्यू लगा, हवाई अड्डा कुछ समय के लिए बंद हुआ और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। एपी और रॉयटर्स जैसी एजेंसियों के फोटोग्राफरों ने वो तस्वीरें कैद करी जिन्हें दुनिया ने देखा। संसद के गेट टूटते हुए, सरकारी कार्यालयों और नेताओं के आवासों पर तोड़फोड़ और कई स्थानों पर आग। स्वास्थ्य संस्थाओं में भीड़ती हुए घायल और अस्पतालों में भर्ती रिपोर्टें भी सामने आईं। अधिकांश प्रदर्शनकारी युवा जेन जी थे, जिनका गुस्सा केवल प्रतिबंध पर नहीं था। वे भ्रष्टाचार, नेपोकिड व पारिवारिक साम्राज्यवाद और बेरोजगारी के खिलाफ भी सड़कों पर थे। नेपाल विद्रोह के कई कारण नजर आते। कारण 1, अचानक और व्यापक सोशल मीडिया प्रतिबंध, युवा संवाद के साधन से वंचित हो गए। 2, भ्रष्टाचार व पारिवारिक वर्चस्व पर लगातार ऑनलाइन खुलासे और नेपोकिड चर्चा। 3, ऊंची युवा बेरोजगारी और आर्थिक निराशा। यही मिश्रण एक चिंगारी बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ टिप्पणियां इसी निष्कर्ष का समर्थन करती हैं। मानवाधिकार संस्थाएं, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग और हत्याओं की स्वतंत्र एवं पारदर्शी जांच की मांग कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक हिस्सों ने भी असाधारण सावधानी और पारदर्शिता की अपील की है। यह सवाल सत्ता सख्त है। क्या किसी विदेशी ताकत ने इस उबाल को भड़का दिया? यहां जो उपलब्ध रिपोर्टिंग और तथ्यों का रिकॉर्ड दिखाता है, उसका तात्पर्य यह है कि अभी कोई ठोस प्रामाणिक सबूत नहीं दिखा जो यह सिद्ध करे कि किसी विदेशी सरकार ने इस आंदोलन का संचालन किया। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस और रिपोर्टरों ने भी वास्तविक कारणों के रूप में घरेलू नीतियों और भ्रष्टाचार को रेखांकित किया है, न कि विदेशी शिल्पकला। बहरहाल, नेपाल एक भौगोलिकीय रूप से संवेदनशील देश है। भारत और चीन दोनों की राजनीतिक और आर्थिक दिलचस्पियां हैं। इसलिए विदेशी खेल की संभावना हमेशा एक रोचक संभावना हो सकती है, पर मौजूदा रिपोर्टिंग में प्रत्यक्ष स्पष्ट साक्ष्य अनुपस्थित है। इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होगी। भारत के लिए व्यवहारिक और संवेदनशील कदम ये होने चाहिए। तुरंत कदम, कंसुलर और सुरक्षा। भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दे चुका है और एम्बेसी हेल्पलाइन सक्रिय है। यह वही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और आवश्यक कंसुलर सुविधाएं दे। डिप्लोमैटिक संतुलन, नॉन इंटरफेरेंस। भारत को सार्वजनिक रूप से किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। खुले हस्तक्षेप से स्थिति और भड़क सकती है। बेहतर है कि वह शांत पर सक्रिय कूटनीति करे, सरकार स्तर पर संवाद और जानकारी का आदान प्रदान बनाए रखे, सीमा सुरक्षा व आर्थिक चैन बनाए रखे, व्यापार मार्ग, रास्ता, एयर और सीमा सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रखें, जैसे कि आपूर्ति शिकंजे या जनता आधारित चीजें प्रभावित न हो। हवाई व रेल रोड कनेक्टिविटी के विकल्प तैयार रखें ताकि जरूरत पर नागरिकों सामग्री का निकास प्रवेश संभाला जा सके। मानवतावादी मदद और तात्कालिक सहायता, यदि स्थिति बदतर हुई, चिकित्सा सहायता, शरण निर्देश, कंसुलर केंद्रों के साथ समन्वय और आवश्यक मदद दें। पर यह सहायता नेपाली सरकार व बहुल समुदायों से समन्वित होनी चाहिए ताकि हस्तक्षेप न लगे। इंटेलिजेंस शेयरिंग और सीमा होल्ड। भारत को पड़ोसी सुरक्षा विवरणों को साझा करने और सीमा अतिक्रमण, हथियार अथवा बड़े पैमाने पर शरणों की संभावनाओं पर निगरानी रखनी चाहिए। पर ध्यान रहे, यह साझेदारी पारदर्शी और द्विपक्षीय चैनलों से हो।
दीर्घकालिक कदम, लोकतांत्रिक संस्थाओं का समर्थन, सतत संवाद, न्यायिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना और युवाओं के लिए अर्थोपार्जन तथा डिजिटल साक्षरता परियोजनाओं में निवेश, ये सब दीर्घकालिक जोखिम को कम करेंगे। संयोग से 3 संभावित परिदृश्य हैं। ए, त्वरित राजनीतिक समायोजन, एक संक्रमणकालीन सरकार और स्वतंत्र जांच से स्थिति शांत हो जाती है। बी, दीर्घकालिक अस्थिरता, राजनीतिक वैमनस्य जारी रहती है, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और बाहरी प्रभाव अवसर पाते हैं। सी, प्रतिक्रिया कठोर, सुरक्षा बलों का कड़ा हस्तक्षेप और व्यापक दमन। अतः भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय परिणामी तैयारी रखनी चाहिए। समाप्ति में यह कहना सुरक्षित है कि इन घटनाओं की जड़ें घरेलू असंतोष में हैं। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टिंग में किसी विदेशी नियोजन का ठोस प्रमाण नहीं दिखा, पर नेपाल की भू राजनीतिक स्थिति और भारत चीन का प्रभाव इसे अंतरराष्ट्रीय तौर पर संवेदनशील बनाता है। इसलिए सावधानी, कूटनीतिक समझदारी और मानवतावादी प्राथमिकता की जरूरत है। हम विश्लेषण में आगे भी